गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? गुड। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं नीट और जेई के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक बोल सकते हो, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या सर, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब तो समझते होगा ना। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा कुछ इक्वल है ना, बराबर। यस, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कुछ रिएक्शन हो रहा होगा केमिकली, है ना। जैसे रिएक्टेंट मान लो, प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा और क्या प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा होगा। तो जब ऐसा कंडीशन, जब रेट मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे अब इसको पहले समझते हैं ऐसे। इनिशियली क्या हो रहा है, सपोज कोई भी रिएक्शन होता है हमारे पास, कोई भी रिएक्शन अगर आप लेते हो तो रिएक्टेंट होगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिएक्टेंट अगर लेते हो आप तो क्या होगा, रिएक्टेंट अगर स्टार्टिंग में होगा, अगर मान लो कि अगर हम जब जिस समय हमने रिएक्शन को लिया, रिएक्टेंट को लिया, तो रिएक्टेंट टी टाइम पे मतलब जिस समय हमने लिया वो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा। शुरुआत में स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 अगर बात करें तो उस समय तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। मान लो शुरुआत में क्या है, रिएक्टेंट ही है हमारे पास, प्रोडक्ट नहीं है, स्टार्ट हुआ रिएक्शन, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट यहाँ है तो अगर स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, धीरे 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 रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, अमाउंट आप बोल सकते हो क्वांटिटीज वाइज, तो वो क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे घट रहा होगा, है। और कुछ जो अगर सपोज प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट धीरे धीरे कमेगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ टाइम आने के बाद क्या होगा, दोनों बराबर होगा, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब समझो, अगर रेट जो रिएक्टेंट है उसका जो जैसे इनिशियल टाइम टी पे 0 अगर शुरुआत में लिए तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बोल सकते हो, अमाउंट बोल सकते हो, क्या हो रहा होगा, धीरे 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 जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। और प्रोडक्ट का क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या क्वांटिटी वाइज अमाउंट जो भी बोलो, क्या हो रहा होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसका जो कंसंट्रेशन बोलो या फिर क्वांटिटीज वाइज बोलो या अमाउंट बोलो, ये सब क्या होगा, रिएक्टेंट का तो घट रहा होगा और प्रोडक्ट का बढ़ रहा होगा। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या होगा, दोनों का अमाउंट कंसंट्रेशन सारा बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, समझते हैं, है ना, इस चीज को कैसे हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वर्सेस टाइम, 3 ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है ना। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है ना। इस ग्राफ पे भी जेईई मेंस और नीट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो शुरुआत में अगर हम बात करें तो शुरुआत में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है ना। इसको बोल दो आप और इसको बोल दो पी, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, तो उस समय रिएक्टेंट है ना मैक्सिमम पे होगा अपने, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका अमाउंट कमेगा। प्रोडक्ट क्या होगा, शुरुआत में 0 पे होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वो भी इंक्रीज होगा, है ना। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, फर्स्ट केस में देखते हैं ए पार्ट। रिएक्टेंट क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया डिक्रीज हो रहा, और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा, कुछ टाइम पे जाके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। इक्वल नहीं हुआ, देख रहे हो, इक्वल नहीं हुआ। इस केस में रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ और प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम आया उसके बाद भी प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है और रिएक्टेंट उसके बाद भी घटता जा रहा है। इस केस में क्या है कि रिएक्टेंट डिक्रीज तो हुआ, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ जब इक्विलिब्रियम स्टेट आया तो उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया, है ना। तो ये केस अपना इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, ये दोनों शो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम का स्टेज आने का मतलब क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का अमाउंट, है ना, दोनों का क्वांटिटीज वाइज क्या हो, इक्वल हो। तो जब इक्वल हो जाएगा तो जितना रिएक्टेंट होगा हमारे पास, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, और जब बराबर आ जाएगा तो उतना भी प्रोडक्ट में भी है। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा फिर से क्या करेगा, बैकवर्ड वो भी जाएगा, क्या होगा, रिएक्टेंट बना लेगा, है ना, फिर वो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा, ठीक। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, है ना। मान लो कौन साइड किया है ये, ठीक है ना।
इस केस में कौन सा ग्राफ करेक्ट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज किया, प्रोडक्ट क्या किया, इंक्रीज हो रहा। ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम, कुछ टाइम के बाद क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, टीक्विलिब्रियम, इसका भी टीक्विलिब्रियम आया। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया मतलब क्या कि जब भी इक्विलिब्रियम हो रहा है उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो जब कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या है कि अब वो फर्दर रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो इसमें अपना जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है वो तीनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि क्या है वहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। कंसंट्रेशन के केस में क्या देखेंगे सिर्फ हम कि वो कांस्टेंट हो गया या नहीं हुआ, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेज आने के बाद। अगर वो कांस्टेंट हो गया मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इसको समझना, कोई कंफ्यूजन, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बता दो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको थोड़ा देख लें। फर्स्ट पॉइंट क्या, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, ठीक है ना। क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट होगा एट इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर, है ना। जब 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 इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा ना तो ऐसा फील होगा कि वो क्या है, स्टैटिक होगा, लेकिन वो स्टैटिक एक्चुअली नहीं होता, रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, लेकिन रिएक्शन होते रहता है, डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इक्विलिब्रियम तभी आता है जब मतलब कि उस अपने मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का स्टेट, any disturbance caused by external agents such as system tends to achieve in its equilibrium state again। सपोज ये बोलना मतलब चाह रहा है ना कि अगर सपोज इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई रिएक्शन आ चुका है, अगर कुछ एक्सटर्नल एजेंट कुछ डिस्टर्ब करता है, मतलब उसमें आप ऐड करते हो या कुछ निकालते हो, जनरली ऐड करते हैं तो कुछ चेंजेज आएगा, उसके वजह से क्या होता है, सिस्टम अपने आप क्या करना चाहता है कि उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में बैलेंस्ड कर लिया जाए खुद से। वो आगे अभी टॉपिक आएगा ली चैटरली प्रिंसिपल, उसको उसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन अपन, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझेंगे पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कैसे ग्राफ्स क्वेश्चन करेंगे कि रिएक्टेंट कैसे कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, ठीक है ना। एक केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल में लेकर के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, उसको अपन देखते हैं। इन केमिकल रिएक्शन this 4 mole of N2 and 8 moles of H2 are taken in the 1 liter container, ठीक। चलो पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 गैस कन्वर्टेड इनटू NH3 गैस, है ना। क्या क्या दिया है, N2 कितना दिया है 4 मोल और H2 दिया है 8 मोल्स, ठीक है ना। और कुछ दिए थे, ओवरऑल वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, ठीक। टी इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन रहा होगा, ये 0 रहा होगा। इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल में तो बस क्या रहा होगा, ये दिया हुआ ये दिया होगा। जब दोनों को हम एक कंटेनर में लेंगे, ठीक है ना, तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो फिर ये रिएक्टेंट क्या होगा, इसका अमाउंट
क्वांटिटीज कम हो रहा होगा, उसका बढ़ रहा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें से कुछ x माइनस होगा, इसमें से 8 माइनस 3x है ना, इससे x मोल बनेंगे तो इसके कितने मोल बन रहे होंगे, 3x बन रहे होंगे, तो इसका है कितना 8 माइनस 3x, इसका कितना बनेगा x बनेगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम NH3 हैज 2 मोल्स, है ना, सॉरी इसका 2 है ना, तो ये 2 बनेगा 2x, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2x बनेगा ये। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी हम अपन को दिया रखा है कितना कि अमोनिया कितना बन रहा है 2 मोल्स, यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या कि x कितना है 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लो कि कितना मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे कितना मोल्स रहेगा N2 का -1 मतलब 3 मोल्स, 3 मोल्स होगा, और इसका कितना हो जाएगा 5 मोल्स पे इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा 8 माइनस 3, और इसका ये रखा है 2 आएगा, 2 मोल्स पे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक, और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि मेक ए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व फॉर ऑल स्पीसीज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझने में, सपोज रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ एक्स मोल बने होंगे इसके, है ना, तो इसमें से एक्स जाएंगे तभी तो इसमें से एक्स बनेंगे ना। ठीक है ना, फिर क्या होगा, इसका अगर एक्स बनेगा, इसका एक्स रिएक्ट करेगा तो इसका कितना करेगा 3x, इसका कितना बनेगा 2x। ठीक है ना, कोफिशिएंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबसे पहले देखें N2 का, गैस का कितना आया 3, है ना, इसके मोल्स कितने हैं, वॉल्यूम 1। ठीक है, कंसंट्रेशन आ गया। उसी तरीके से किसका है H2, गैस का क्या आ जाएगा, कितने आते हैं 5/1, वॉल्यूम 1 लीटर में लिया गया। फिर NH3 का गैस का कितना आया था 2 मोल्स, ये आएगा इसका कंसंट्रेशन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सबसे पहले अब प्लॉट करते हैं, जैसे अपने पास क्या दिया था N2 इनिशियल में कितना था 4 मोल्स से 3 पे आ जाता, मान लेते हैं ऐसा कुछ, है ना, इसको थोड़ा और ऊपर तक करते हैं, नंबरिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं। मान लो नाइट्रोजन का शुरुआत में कितना मोल था 4 मोल्स, यहाँ कहीं रहा होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। उसके बाद फिर हाइड्रोजन का 8 मोल्स। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा हो, और अमोनिया का कुछ, ये क्या है H2 गैस, ये है N2 गैस, और ये है NH3 गैस। ठीक है, क्योंकि
ये दोनों का क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट मान लो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे आप मान लो कि ये 2 मोल होगा, मान लो यहाँ पे 3 मोल होगा हाइड्रोजन, मान लो 5 मोल का होगा, ऐसा कुछ रफ डाटा समझना है। यहाँ पे समझना क्या है यहाँ पे कि इसके बाद तो क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, उसके बाद तो कांस्टेंट शो भी कर रहा है, ठीक है ना, ग्राफ से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे जब रिएक्शन हो रहा होगा, है ना, रिएक्शन हो रहा है, जैसे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो 1 मोल है रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 3। मतलब कि उसका जो स्लोप होगा, उसका जो कंसंट्रेशन अमाउंट जो चेंज होगा उसको रिएक्शन के दौरान, वो चेंज ज़्यादा शो करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोजन का कर्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जनरली बच्चों को क्वेश्चन में ये ध्यान ही नहीं रहता है कि उसका कर्व भी देख लेना है कि उसका कंसंट्रेशन कितना तेजी से ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें भी फंसा सकता है, क्योंकि देखने में तो दोनों को लग रहा है कि हाँ दोनों का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्लोप, ठीक है ना, और क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कुछ टाइम पे इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन आपसे इसमें ये फंसा सकता है कि अगर सपोज इसी टाइप के कर्व नेगेटिव स्लोप में दोनों दिख रहा है और चारों ऑप्शन में इसी तरीके से देगा, लेकिन क्या करेगा, किसी में स्लोप कम कर देगा, किसी में स्लोप ज़्यादा कर देगा, है ना। तो वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इसलिए में, ठीक है ना। इस तरीके से अपन क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी आपको खेला कर सकता है, उसका कोफिशिएंट है ना, उससे आपको पता चलेगा उसका स्लोप कितना जा रहा है, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है ना। इसमें अगर कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ लो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अपन बना लिए, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, मान लेते हैं रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस 2D बन रहा है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना तो इक्विलिब्रियम का सिंबल लेते हैं, ठीक है। ओके, एक रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी रिएक्ट्स, क्या बन रहा प्रोडक्ट C प्लस 2D, ठीक। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन के पावर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। एससी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है ना, कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो दिया ना, जैसे एक पहले क्या है 1, बी के पहले क्या नहीं कुछ, तो डी के पहले क्या है 2, है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर मान, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। रिएक्टेंट में कौन है, ए और बी है, ठीक है ना। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड का क्या आ जाएगा, इसी को अगर रिएक्शन आगे जा रहा है रेट ऑफ रिएक्टेंट में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या आता है, कांस्टेंट के एफ, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। टी मास ऑफ ए टी मास ऑफ बी की पावर 1, ठीक है। इसी तरीके से रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, सी टी मास 1
डी पावर 2, ठीक है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के बी, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड सी मास ऑफ सी मास ऑफ डी पावर 2, ठीक है ना। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ये समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे, उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। कंसंट्रेशन के पावर क्या करना है, स्टिक्विटी कोफिशिएंट करना है 1, इसका एक कोफिशिएंट है, इसका भी क्या है 1 है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के वजह से ही तो रेट फॉरवर्ड जाएगा ना, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की वजह से क्या होगा, बैकवर्ड। अगर रेट रिएक्टेंट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर रेट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आने लगेगा, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम को कंटेन कर लेगा रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, के एफ इक्वल टू के एफ इंटू टी मास ऑफ ए और बी इक्वल टू के बी टू टी मास ऑफ सी ऑफ डी। बाकी इसको रब करते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तक कोई कंफ्यूजन, कहाँ से एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसके कोफिशिएंट स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता, पावर में आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के एफ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ से के एफ अपॉन के भी क्या लिख सकते हो, टी मास ऑफ सी टी मास ऑफ डी और 2 अपॉन टी मास ऑफ ए टी मास ऑफ बी 1, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, है ना, रेशियो आ गया, इसको दोनों इक्वल आ गए तो क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, है ना। दोनों बराबर होगा तभी तो के इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो इसको